नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बात होगी बिजोलिया किसान आंदोलन की। एक ऐसी घटना जिसने मेवाड़ के पूरे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ कुछ दिनों का विरोध नहीं था, बल्कि पूरे 44 साल तक बिना रुके चलने वाला एक महान संघर्ष था। एक ऐसा संघर्ष जिसने आगे चलकर देश भर के किसान आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। तो चलिए सीधे इस ऐतिहासिक क्रांति की गहराइयों में उतरते हैं और इसके हर एक तथ्यात्मक पहलू को समझते हैं। इस अध्याय की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले मेवाड़ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को समझेंगे। उसके बाद किसानों पर लादे गए कर के बोझ का आकलन होगा। फिर पहले चरण की स्थानीय चिंगारी, दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव, तीसरे चरण की अंतिम विजय और अंत में इसकी अमर विरासत पर चर्चा की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं प्रथम खंड से, जहां हम 19वीं शताब्दी के अंत के मेवाड़ की भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, खासकर ऊपर माल के पठार की स्थिति को समझेंगे। उस दौर में मेवाड़ रियासत के अंदर 16 बड़े ठिकाने हुआ करते थे। इन्हें प्रथम श्रेणी ठिकाना कहा जाता था और बिजोलिया इन्हीं में से एक अत्यंत शक्तिशाली जागीर थी, जिसे जागीरदार संभालते थे। इतिहास बताता है कि राणा संगा ने खानवा के युद्ध के बाद अशोक परमार की वीरता को देखते हुए उन्हें ये ऊपरमाल की जागीर भेंट की थी और इस जागीर का मुख्य केंद्र था बिजोलिया। अब आते हैं दूसरे खंड पर। यहाँ बात होगी उस भारी आर्थिक बोझ की जिसने कृषि वर्ग, विशेषकर धाकड़ किसानों की स्थिति को बेहद दयनीय बना दिया था। 84 ये संख्या सुनने में एक आम संख्या लग सकती है, लेकिन उस समय के किसानों के लिए ये किसी पहाड़ टूटने जैसा था। हैरान की बात यह है कि किसान 84 अलग अलग प्रकार के लगान और कर चुकाने को मजबूर थे। इनमें से कई कर तो पूरी तरह अतार्किक थे, जैसे खिचड़ी कर। ये तब लगता था जब ठेकेदार गांव में आकर रुकते और किसानों को उनके भोजन का आयोजन करना पड़ता, भले ही वो ठेकेदार सालों तक वहां ना आए, कर फिर भी देना होता था। एक और शोषणकारी प्रणाली थी लाता कुंता। इसमें फसल को तौल कर नहीं लिया जाता था, बल्कि सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर फसल 115 क्विंटल होती तो पटवारी अनुमान लगाकर उसे 150 क्विंटल बता देता था और फिर उसी बढ़े हुए अनुमान के आधार पर किसान को लगान चुकाना पड़ता था। ये प्रणाली पूरी तरह से सामंतों की जेब भरने के लिए थी। इस आर्थिक शोषण के साथ एक और अत्याचारी प्रथा जुड़ी थी, जिसे बेगार कहते थे। इसका मतलब था बिना कोई पैसा दिए किसानों से मजदूरी करवाना। दिन भर अपने खेतों में खून पसीना एक करने के बाद जागीरदार अपने निजी कामों के लिए किसानों को मुफ्त में काम करने बुला लेते थे। इस चीज ने किसानों की रोजाना जिंदगी को नरक बना दिया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब 1903 में नए जागीरदार कृष्ण सिंह ने चामारी कर थोप दिया। ये कैसा कर था? अगर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे ठिकाने को कर देना पड़ेगा। ये बेहद गैर व्यावहारिक और अपमानजनक था। बेटी की शादी जैसे पवित्र और सामाजिक दायित्वों पर कर लगाना लोगों की आस्थाओं पर सीधा प्रहार था। नतीजा ये हुआ कि किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया और ग्वालियर पलायन करने तक की धमकी दे डाली। फिर 1906 में स्थिति और बिगड़ गई। कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बने। नया जागीरदार बनने पर मेवाड़ के महाराणा को एक उत्तराधिकार शुल्क देना होता था, जिसे तलवार बंधाई कहते थे। लेकिन पृथ्वी सिंह ने अपना ये खर्चा सीधा किसानों के माथे मत दिया। ये वो बिंदु था जहां किसानों के सब्र का बांध टूट गया। जागीरदार अपनी गद्दी के खर्चे भी अब इस गरीब वर्ग से वसूल रहे थे। और यहीं से शुरू होता है तीसरा खंड, आंदोलन का प्रथम चरण। एक ऐसी स्थानीय चिंगारी जिसने आगे चलकर दावानला का रूप ले लिया। ध्यान देने वाली बात है कि ये क्रोध रातों रात नहीं पनपा था। 1897 में गिरधारपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के दौरान किसान पहली बार अपनी इन्हीं परेशानियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। उसके बाद 1903 का चनावरी कर और 1906 का तलवार बंधाई कर, ये सारी घटनाएं आग में घी डालने का काम कर रही थीं। ये शुरुआती साल बिल्कुल जमीनी स्तर पर एकजुट होने और विरोध दर्ज करने के साल थे। गिरधारपुरा में धाकड़ किसानों के इस गुस्से को स्थानीय पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास ने मार्गदर्शन दिया। उनकी नसीहत पर नौनजी और थाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से शिकायत करने के लिए उदयपुर भेजा गया। हालांकि राज्य ने एक जांच अधिकारी हामिद को भेजा जरूर, पर उस जांच से कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। फिर भी प्रेमचंद भील और फतेहकरण चारण जैसे स्थानीय नेताओं ने हार नहीं मानी और इस आग को बुझने नहीं दिया। अब बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ।
यह आंदोलन का दूसरा चरण था, जहां एक स्थानीय कृषि मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाने लगता है। इस चरण में नेतृत्व एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था। 1915 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने कमान अपने हाथों में ली। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि बिना एक ठोस संगठन के विरोध लंबा नहीं टिकेगा। इसीलिए 1917 की हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। साथ ही जनसंचार को बढ़ावा देने के लिए ऊपरमल का डंका नामक एक पर्चा भी निकाला गया। इसने पूरे क्षेत्र में जागरूकता की एक नई लहर दौड़ा दी। उस समय की राजनीतिक स्थिति थोड़ी जटिल थी। विजय सिंह पथिक जानते थे कि राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन कितना जरूरी है। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया के विरोध का समर्थन किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी ने शुरू में इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ध्यान सिर्फ ब्रिटिश भारत पर होना चाहिए, देसी रियासतों पर नहीं। हालांकि 1920 के नागपुर अधिवेशन तक आते आते हालात बदले और गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे दिया। इस एक समर्थन ने आंदोलन की आबादी और शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। अब दबाव इस कदर बढ़ चुका था कि कूटनीतिक हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया। ये 35 की संख्या एक बड़ी जीत की तरफ इशारा करती है। 1922 में ब्रिटिश एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने आगे आकर रियासत के साथ एक समझौता करवाया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसानों से वसूल किए जाने वाले इन 35 करों को हटा दिया जाए। ये किसानों की मेहनत की एक शानदार कूटनीतिक जीत प्रतीत हो रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठिकाने के जागीरदारों ने बदमाशी की और इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है 5वें खंड की आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण। हुआ कुछ यूं कि भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच को नए सिरे से कर तय करने के लिए भेजा गया। सामान्य रूप से सिंचित भूमि पर कर ज्यादा और असिंचित पर कम होना चाहिए, लेकिन ट्रेंच ने इसके बिल्कुल उलट किया और असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। इसके विरोध में पाठक जी की रणनीति काम आई। किसानों ने रणनीतिक तौर पर अपनी असिंचित भूमि के पट्टे ही जागीरदार को वापस लौटा दिए, ताकि ठिकाने का राजस्व सीधे तौर पर बंद हो जाए। ये अपने आप में एक बेहद साहसिक और बड़ा कदम था। कुछ आंतरिक मतभेदों के कारण 1927-28 में पथिक जी को इस आंदोलन से अलग होना पड़ा। इसके बाद किसानों के आग्रह पर गांधी जी ने जमनालाल बजाज को इस संघर्ष की देखरेख का जिम्मा सौंपा। बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को स्थानीय नेता नियुक्त किया। अंततः 44 साल के इस अटूट संघर्ष ने रंग दिखाया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ एक औपचारिक समझौता किया और किसानों की जब्त की हुई सभी जमीनें सम्मान के साथ उन्हें लौटा दी गई। अब चर्चा करते हैं अंतिम खंड पर, इस महान आंदोलन की विरासत। 44 साल के इस ज्वलंत संघर्ष के बाद इतिहास में इसका क्या स्थान है? सबसे पहली और बड़ी बात, पूरी दुनिया में यह सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था। पूरे 44 साल बिना एक भी गोली चले। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पूरी तरह से स्ववित्त पोषित था। किसानों ने बाहरी आर्थिक मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था, जो उनके अटूट स्वाभिमान को दर्शाता है। इस आंदोलन ने सफलतापूर्वक स्थानीय रियासती मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन की धारा के साथ जोड़ दिया, और यही कारण है कि आगे चलकर राजस्थान में हुए लगभग सभी कृषि आंदोलनों के लिए यह एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत बन गया। इस विश्लेषण का अंत एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ किया जा सकता है। ये एक सोचने का विषय है कि कैसे एक जागीरदारी ठिकाने में किसानों का अपना स्ववित्त पोषित 44 साल लंबा संघर्ष आगे चलकर आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकारों की इतनी महत्वपूर्ण नींव रख सकता है। ये अद्भुत संघर्ष इस बात का जीता जागता प्रतीक है कि दृढ़ निश्चय, एकता और अहिंसा से इतिहास की धारा को भी मोड़ा जा सकता है। ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।